यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर 15, ठीक है, 15 नंबर टेस्ट है। और यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, मेटाइवल का यहाँ पर आपका है 15 क्वेश्चन, आर्ट कल्चर का 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर 35। तो यहाँ पर इसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर देख चुके थे, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग ने यहाँ पर 51 करीब क्वेश्चन यहाँ से करे थे, है ना। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके आगे से करेंगे क्वेश्चन और पार्ट 2 के कवर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट नंबर 16 अभी होने वाला है परसों संडे को, ठीक है। तो हम लोग टेस्ट नंबर 16 भी यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। आज इसको खत्म करते हैं और यहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 आपको दोनों कवर करने हैं, ठीक है। आपको 100 क्वेश्चन कवर होंगे। साथ में अभी मैं आपको सुबह करा चुका हूँ जो डेली यहाँ पर टारगेट है, मतलब एक तरह से मेंटरशिप समझ सकते हो। आपको यहाँ पर डेली टारगेट इंपॉर्टेंट जो होते हैं सब्जेक्ट के वो टॉपिक दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। साथ में कुछ करंट अफेयर्स के 5-6 टॉपिक और साथ में उसकी एमसीक्यूज भी उसी टॉपिक के हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, सुबह 9 बजे। और शाम को क्या करते हैं, इसी चीज़ को शाम को हम लोग जो डेली टारगेट देते हैं इसी के स्टैटिक टॉपिक पे हम लोग एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है, 6 बजे से, राइट। वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछोगे और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, काफ़ी अच्छा है, वो ज्वाइन कर सकते हो, एकदम फ्री है, कोई आपको चार्जेस नहीं देना है। टेलीग्राम ज्वाइन करो, आपको यहाँ पर डेली टारगेट मिलेगा, डेली आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, आप बता सकते हो कैसा है ना। ये फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो आप बता सकते हो, फर्स्ट हो, जो भी आपको ठीक लगता है आप यहाँ पे अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और सब कंटेंट आपको फ्री में दे जाएगा, कुछ यहाँ पर कोई चार्जेस आपसे नहीं मिलेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, इससे बोले सिकदार, आमिल और कानून को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसके किस स्तर के अधिकारी से होते थे। ये आंसर हो जाएगा, ये होते थे कैसे। करेक्ट आंसर 51 का ये परगना, ठीक है। मुगल प्रशासनिक व्यवसाय में परगना सरकार के अधीन एक प्रशासनिक इकाई थी। इस स्तर के सिकदार परगने के कार्यकारी अधिकारी के रूप में यहाँ पर काम करते थे और कानून व्यवस्था और प्रशासन को बनाए रखने में सहायता करते थे। आमिल क्या होते थे, आमिल भी यहाँ पर परगने को राजस्व संग्रह को लेकर के उत्तरदायी होते थे और कानून को ये परगने के सभी भूमि अभिलेख का अनुसरण करते थे, ठीक है। तो सब यहाँ पर परगने के लेकर के बात कर रहे हैं। 52 है, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। मनसबदारी एक योग्यता आधारित व्यवस्था थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पर मुगलों के अधीन मनसबदारी व्यवस्था मूलतः अनुवंशिकता के बजाय योग्यता और राज की सेवा पर आधारित होती थी। सेकेंड बात है, मनसब उनके धारक की स्थिति, वेतन और अन्य सैन्य दायित्वों को निर्धारित करते थे। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी क्योंकि मनसब केवल एक पदवी नहीं थी बल्कि ये मनसबदार की स्थिति के अनेक पक्षों को परिभाषित करती थी और ये शाही पदानुक्रम को उनकी स्थिति को निर्धारित करती थी और उनका वेतन तय करती थी। दोनों करेक्ट हैं, आंसर सी। 53 आते हैं, अशोक के वृहद शिलालेख के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। अशोक के वृहद शिलालेख और यहाँ पर इसके मुख्य विषय रखे हैं। पहली बात है, ये बोले वृहद शिलालेख फर्स्ट पशु बलि पर रोक को लेकर के था। पहली बात सही है क्योंकि यहाँ पर पशु बलि और यहाँ पर उत्सव के दौरान होने वाले समारोह में कमी का उल्लेख मिलता था, ठीक है, सही बात है। सेकेंड बात है, वृहद शिलालेख सेकेंड सामाजिक कल्याण के उपाय होते थे इसमें। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात है, वृहद शिलालेख 5 धम्म जो महामात्र थे उनकी नियुक्ति होती थी। तीसरी बात यहाँ से ये भी क्या होगी, करेक्ट है क्योंकि धम्म महामात्र धम्म को लागू करने वाला और प्रचार करिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी जाती थी या की जाती थी। वृहद शिलालेख 9 इसमें समारोह की उपयोगिता होती थी, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये थी 9वीं नंबर की थी वृहद शिलालेख 9, ये क्या था, जन्म विवाह और रोग और यात्रा से संबंधित अनुष्ठानिक समारोह की आलोचना करते थे, ठीक है, उपयोगिता नहीं करते थे, आलोचना होती थी इनकी। तो 1 2 3 करेक्ट है, 3 बातें सही है। क्वेश्चन 54 आते हैं, इससे बोला अशोक के अभिलेख के संबंध में विचार करना है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः प्राकृत में थे, लेकिन साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों में ग्रीक और अरामाइक लिपि का भी प्रयोग हुआ था। पहली बात 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। लुम्बिनी के स्तंभ अभिलेख बुद्ध के जन्मस्थान अशोक की यात्रा का वर्णन करता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख बुद्ध के जन्मस्थान पर अशोक की यात्रा का स्मरण करता है। इसमें उल्लेख है कि सम्राट ने उस स्थल की उपासना की और सब जो स्मारक था उसमें स्वरूप एक प्रस्तर स्तंभ स्थापित कराया था तथा लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित करते हुए ग्राम उपज के कर को केवल 1/8वें हिस्से के रूप में सीमित कर दिया था, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है, आंसर 54 का सी। 55 है, मौर्यकालीन कर व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य ने भूमि राजस्व के साथ सिंचाई करों, श्रेणियों तथा सीमा शुल्क पर कर लगाकर अपने जो राजस्व है उसको आधार को विविधीकृत किया था। पहली बात 55 का करेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पर मौर्य राज्य ने संसाधनों के दोहन हेतु कराधान की एक विविधीकरण व्यवस्था
15 था और भू राजस्व प्रमुख भाग होता था। ठीक है, प्रमुख भाग जो प्रमुख कर था उस तरह से, और किंतु इसके साथ जलकर उथक भाग मतलब सीमा शुल्क और नौका शुल्क जो था उसमें नगरों के कारीगरों को श्रेणी में लगाए जाने वाले एक कर थे, वसूलते थे जो। ठीक है, और ये कारीगरों की श्रेणियों पर लगाते थे और ये कर वसूल लिए जाते थे, जिससे यहाँ पर स्पष्ट होता था कि मौर्य प्रशासन ने कृषि राजस्व के साथ साथ सिंचाई, शिल्पकार ये सब को लेकर भी कर को प्राप्त संयोजित को अपने विविध ढांचे में सुदृढ़ किया था। पहली बात सही है। सेकेंड, प्रणय जैसे आपातकालीन कर मृदा की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना सभी क्षेत्रों में समान रूप से लगाए जाते थे। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है। आंसर क्या होगा, ओनली वन करेक्ट है, बी यहाँ से, मतलब सेकेंड यहाँ से आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब पूछा कि कौन सा सही है ना, तो सही कौन सा पूछा है तो 55 का ए यहाँ से आंसर होगा, है ना। गलत पूछता तो बी आंसर हो जाता, तो इस टाइप से ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 55 का, क्योंकि यहाँ पर प्रणय जैसे आपातकालीन कर राजकोषीय जो क्षतिपूर्ति हेतु लगाए जाते थे, ये समानता केवल एक भाग पर वसूले जाते थे। प्रणय की दर जो होती है मृदा की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न अलग अलग होती थी। ठीक है, कहीं एक चौथाई तो कहीं 3/4 ऐसा। ठीक है, तो समान रूप से नहीं लगाते थे, वन करेक्ट हो जाएगा। 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शासकों के नाम और चित्रों वाले प्रथम सिक्के कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे। पहली बात 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रथम बार शासकों के नाम और चित्रित वाले सिक्के हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए गए थे। उन्होंने महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी यहाँ से। सेकेंड बात यहाँ से देखते हैं, पहली बार स्वर्ण सिक्के यवन शासकों द्वारा जारी किए गए थे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार स्वर्ण सिक्के कुषाणों द्वारा लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में जारी किए गए थे। दोनों बातें यहाँ से गलत हो जाएंगी, इसकी दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, 56 का करेक्ट आंसर यहाँ से दोनों बातें गलत हो जाएंगी। ठीक है, आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। ये जो साइड में बेचने आते हैं पूरे दिन, ये लोग मार्केट में बाहर जो गली है ना पूरी दिन यहाँ पे, मतलब इतना पीछे रूम है हमारा, उसके बाद भी इतना तेज इनका वॉइस रहता है कि अगर बाहर रोड में रहोगे तो कान से कुछ दूसरा सुनाई नहीं देगा चीज़, क्या बोलो। ठीक है, कॉल बाहर रह के कॉल पे बात भी नहीं कर सकते हो। यहाँ तो काफ़ी पीछे में रूम है मेरा, तो इस वजह से गली के, तो फिर भी यहाँ पर इतना ये लोग शोर करते हैं। काफ़ी बार मैं बोल चुका हूँ कि इसको थोड़ा सा यहाँ से स्लो कर लो, कि यहाँ पर क्लास चलती है, पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद भी उनको फर्क कितने लोगों को समझाओगे। आते हैं फिलहाल अपने क्वेश्चन में। 57 कुषाणों के संबंध में विचार करना है। कुषाण शासकों ने शैव धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म जैसी भारतीय धार्मिक परंपराओं को अपनाया। पहली बात 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। कुषाण साम्राज्य लगभग पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी में मध्य एशिया से बिहार तक विस्तृत था, जिसकी राजधानी कनिष्क के शासनकाल में पुरुषपुर पेशावर थी। एक्स्ट्रा बात यहाँ से याद रखनी है। सेकेंड बात है, कुषाण राजाओं ने देवपुत्र शाही और शाहनुशाही जैसी भारतीय राजनीतिक और धार्मिक उपाधियां धारण की थी और स्वयं को क्षत्रिय घोषित किया था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात यहाँ से ये बोले कुषाण संरक्षण ने गंधार और मथुरा कला शैलियों के विकास में योगदान दिया, जिससे भारतीय और विदेशी कलात्मक तत्वों का मिश्रण हुआ था। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कुषाणकालीन संरक्षण के कारण गंधार और मथुरा कला शैली का विकास हुआ था, जिससे भारतीय विषयों के साथ साथ ग्रीक, रोमन और ईरानी कलात्मक प्रभाव का मिश्रण देखने को मिला था। तीनों बातें करेक्ट है। डी यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर होगा 57 का। 58 है, सातवाहन वंश की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। सातवाहन शासकों ने समकालीन विदेशी शक्तियों के साथ संघर्ष से बचाव किया और शकों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखा था। पहली बात 58 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सातवाहन शासकों ने शकों के साथ शांतिपूर्ण संबंध नहीं थे। इसके विपरीत उन्होंने अभिलेखीय साक्ष्य उनके बीच यहाँ पर बार बार हुए संघर्ष को स्पष्ट करते हैं। नासिक गुफा शिलालेख के अनुसार गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक शासक जो नहपान था उसको पराजित किया और उन्हें शकों और यवन तथा जो पहलव थे, पहलव, ठीक है, उनकी शक्ति को विनाशक बताया था। इसके पश्चात शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख को एक उल्लेख मिलता है, तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से देखते हैं इसकी। सेकेंड बात यहाँ से सातवाहनों ने वैदिक जो अनुष्ठान थे उसके माध्यम से वैधता स्थापित की और साथ ही बौद्ध धर्म का सक्रिय संरक्षण किया, जिसमें गुफा मठों और स्तूप का संरक्षण भी शामिल था। दूसरी बात करेक्ट है, क्योंकि सातवाहन ने वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से वैधता स्थापित की और साथ ही बौद्ध धर्म का सक्रिय संरक्षण किया था। सतकर्णी फर्स्ट जैसे शासकों ने अश्वमेध और
राजयज्ञों का आयोजन भी किया था। देखो यहाँ पर जो सातवाहन टॉपिक है, ये जो आर एस शर्मा बुक है, आर एस शर्मा बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। आर एस शर्मा बुक अगर आपके पास होगी तो वहाँ से पढ़ो इसको, टॉपिक को, बहुत अच्छा है ना, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में वहाँ से आपको। तो क्या होगा, दूसरा करेक्ट है, पहला गलत होगा। 58 का करेक्ट आंसर यहाँ से केवल 2 सही है, बी। आगे आते क्वेश्चन 59, 59 नंबर। भारत रोम व्यापार के संबंध में विचार करना है। काली मिर्च, सूती वस्त्र तथा अर्ध कीमती पत्थर रोम मन जो बाजार थे उसके लिए भारत के प्रमुख निर्यातक होते थे। पहली बात, 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, रोम से भारत में होने वाला आयात भारत से रोम को होने वाले निर्यात की तुलना में अधिक विविध तथा आर्थिक दृष्टि से अधिक मूल्यवान होता था। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि रोम से भारत में होने वाले आयात तुलनात्मक रूप से सीमित विविधता और आर्थिक मूल्य का था। इनमें शराब, कांच के बर्तन, टिन और यहाँ पर शीशा जैसी धातुएं का कुछ सीमित विलासिता की वस्तुएं शामिल होती थीं, किंतु जिनका मूल्य और पैमाना भारतीय निर्यात के समान में नहीं था। इसलिए यहाँ पर इनका कहना सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर रोमन आयातक अधिक विविध और आर्थिक रूप से अधिक प्रभावशाली थे। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। रोमन स्वर्ण वस्तुएं या स्वर्ण मुद्राएं प्राय बुलियन के रूप में भारतीय पत्तनों तक पहुंची, जिससे भारत को एक व्यापार से पर्याप्त लाभ हुआ। तीसरी बात क्या होगी, यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर 1 और 3, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन 60 गुप्त काल के दौरान प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके बारे में विचार करना है। प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ पर इसके कुछ कार्य रखे हैं, देखते हैं। पहली बात है, ये बोले कि महादंडक क्या होता था, महादंडनायक, ये न्याय से संबंधित मामलों में राज्य की सहायता करने वाला मुख्य न्यायाधीश होता था। पहली बात करेक्ट है। महाप्रतिहार राजमहल के पहरेदारों का प्रमुख होता था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, और उनकी सही सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता था। विषयपति प्रांतीय शहर और न्यायिक प्राधिकारी होता था, ये भी बात क्या हो जाएगी, ये भी बात करेक्ट है। चौथा, दूतक विशेष रूप से ब्राह्मणों के भूमिदान में राजकीय अनुदान के रूप में लागू करना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। सभी सही है, आंसर 60 का डी करेक्ट हो जाएगा। 61, प्राचीन भारत में वैज्ञानिक ज्ञान के संबंध में विचार करना है। वारामिहिर ने भूकंप और मेघ निर्माण को ग्रहों के प्रभाव तथा पर्यावरणीय संकेतक से संबद्ध किया था, और इन विचारों का उल्लेख अपनी रचना वरहन संहिता में किया हुआ है। पहली बात 61 का पहला करेक्ट है। सेकंड बात है, सुश्रुत ने नाक की सर्जरी और मोतियाबिंद के ऑपरेशन सहित शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया है। 61 का सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो सुषुप्त था इसको प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा का अग्रणी माना जाता था। जो सुषुप्त संहिताएं अनेक शल्य प्रक्रियाओं का वर्णन है, और इसमें नाक की सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और नेत्र शल्य चिकित्सा, विशेषकर मोतियाबिंद के उपचार, उनके प्रमुख योगदानों का उल्लेख बताता है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 62 है, 62 है, देखते हैं इसको। इसमें बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। पहली बात 62 का यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही बात है, ठीक है। दूसरी बात है गुप्त काल में मंदिर वास्तुकला प्राचीन शैलकृत परंपराओं से लेकर भीतर गांव जैसे स्वतंत्र रूप से खड़े संरचनात्मक मंदिरों के रूप में विकसित हुई है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, यहाँ पर भीतर गांव जो कानपुर के आसपास जुड़े रहते होंगे ना, कानपुर या कानपुर का जो रूरल एरिया है ना, उस साइड में रहते हो तो उनको आइडिया होगा इसके बारे में। काफ़ी पुराना मंदिर है, ईंट से बना हुआ भीतरगांव का मंदिर है ना। मैं भी कानपुर से हूँ तो थोड़ा सा आइडिया है कि यहाँ पर जो मैं गया भी वहाँ पर मंदिर में, तो काफ़ी इसकी अलग सी, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर डेवलप तो नहीं कर रखा है, फेमस है, इसके बाद भी डेवलप इतना नहीं कर रखा है, बट काफ़ी पुराना, देखने से ही लगता है कि बहुत पुराना मंदिर है वो, है ना, और है भी। तो क्या होगा, सेकेंड बात भी इसकी क्या है, करेक्ट है। तीसरी बात है गुप्त काल के दौरान शास्त्रीय संस्कृत के पुनरुद्धार और व्यापक संरक्षण से प्रमुख साहित्यिक और वैज्ञानिक कृतियों का विकास हुआ है। तीसरी बात क्या होगी, 62 का तीसरा भी करेक्ट होगा। तो देखो सभी करेक्ट है, इसकी सब व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। व्याख्या कौन कर रहा है, 2 है, एक की सही व्याख्या कर रहा है, ये तीसरा भी सही है ना। आंसर 62 का ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, मतलब गलत कहने का कोई नहीं है। क्वेश्चन 63 है, जोरवे संस्कृति के बारे में विचार करना है। ये करंट में एक बार न्यूज़ में था, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जोरवे संस्कृति को महाराष्ट्र की सबसे व्यापक ताम्रपाषाण संस्कृति के रूप में पहचाना जाता है। इसमें इमामगांव और दैमाबाद जैसी प्रमुख बस्तियां शामिल हैं। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है।
जोरवे संस्कृति के लोग पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करते थे और आखेट तथा मत्स्य उनकी आजीविका का सहायक स्रोत होते थे। सेकेंड बात ये भी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जीवन निर्वाह पद्धति में मिश्रित कृषि करते थे और वे कृषि करते थे जिसमें अनाज दाल फसल उगाते थे और पशुपालन पर निर्भर होते थे। इनकी अतिरिक्त शिकार और मत्स्य सहायक गतिविधियाँ होती थीं। दोनों बातें सही है, सी। 64 है, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के संबंध में विचार करना है। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ गया था, यद्यपि पशुपालन आजीविका के सहायक साधन के रूप में बना रहा था। पहली बात 64 का ऐसे क्या होगा, करेक्ट है। इस काल में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में श्रम साध्य धान की खेती व्यापक रूप से प्रचलित हो चुकी थी। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ से जो हालांकि धान की एक महत्वपूर्ण फसल बन चुकी थी, लेकिन दोहरी फसल प्रणाली डबल क्रॉपिंग संकेत मिलते थे। तथापि जो यहाँ पर कुछ स्रोत थे उससे स्पष्ट होता था कि इस काल में श्रम साध्य जो आर्द्र धान की खेती अभी प्रचलित नहीं हुई थी। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि चावल के अवशेष मुख्य रूप से ऊंचे क्षेत्रों से मिले हैं, जो सिंचित धान के क्षेत्रों के बजाय शुष्क क्षेत्रों में संकेत देते थे। ये बात गलत हो जाएगी, एक बात सिर्फ करेक्ट है। 65 बातें हैं, भारत के इतिहास के संबंध में कौन सा यहाँ पर मैत्रक का सही वर्णन है। मैत्रक का सही वर्णन है, आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर। ये एक राजवंश है जो गुप्त सामंतों में से सामंतों के रूप में शुरू हुआ था और बाद में पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 65 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 66 सीखते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के संबंध में विचार करना है। ये करंट का क्वेश्चन है। IORA का विचार पहली बार 1995 में दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान सामने आया था। पहली बात 66 का ऐसे करेक्ट है। सेकंड, भारत वर्ष 2027 से 29 तक की इसकी अध्यक्षता करेगा। सेकंड बात क्या होगी, इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत वर्तमान में IORA का उपाध्यक्ष है और वर्ष 2027 से 29 के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर वर्ष 25 से 27 के लिए अध्यक्षता ग्रहण करने गलत है, ठीक है। ये बात गलत होगी। जर्मनी और इटली इसके प्रमुख वार्ता साझेदार होंगे, बात करेक्ट है। जर्मनी, इटली, जापान, यूरोपीय संघ, मिस्र और कई अन्य देश हिंद महासागर एसोसिएशन के प्रमुख संवाद और साझेदारों के रूप में मानता होगी, करेक्ट है। 1 और 3 दो बातें सही है। 66 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 67 है, सेडरोड, अस्केलॉन और तुलकार्म जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है ये क्या है, ये किससे संबंधित है। देखो यहाँ पर ये इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्र है ये, ठीक है। अभी काफ़ी ज़रा न्यूज़ में थे ये, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। मैप में आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेडरोड और अस्केलॉन दक्षिणी इजराइल में तथा यहाँ पर गाजा की निकटता के कारण यहाँ पर ये अक्सर चर्चा में रहते हैं, ठीक है। और वहीं वहाँ पर तुलकार्म और तुलकाम जो है ये क्या है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है, याद रखना है। 68 है, मीरा तारे ओमिक्रॉन सेटी के संबंध में विचार करना है। मीरा एक स्पंदित रेड जॉइंट तारा है जिसका चमक, इसकी वह परत, विस्तार और संकुचन के कारण समय समय पर बदलती रहती है। 68 का पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, मीरा तारे अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं और इसके तारकीय विकास के अंतिम चरण में समन्वित तारों का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तारे अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं और इनकी जो सतही तापमान होता है वो लगभग कितना होता है, 3000 मतलब 3000 यहाँ से केल्विन होता है, सेंटीग्रेड नहीं होता है, ध्यान रखना है। और ये तारकीय विकास के अंतिम चरण में होते हैं। अगर 3000 सेंटीग्रेड होता तो बहुत काफ़ी गर्म होता, लेकिन 3000 केल्विन है, तो आंसर क्या होगा, 68 का सी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही हो जाएंगी। 69 नंबर देखते हैं। 69 है, निम्नलिखित में से कौन जनजातीय भाषा के लिए डिजाइन किया गया भारत का पहला AI संचालित अनुवादक होगा। आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर आदिवाणी, इसका सही आंसर है, ठीक है। आदि कर्मयोगी के माध्यम से परीक्षण किया गया जो जनजातीय जिलों को 1 लाख गाँव और 20 लाख स्वयंसेवक को भी शामिल करने की एक राष्ट्रव्यापी क्षमता का निर्माण पहल होगी है। और केंद्र सरकार आदिवाणी का AI आधारित अनुवाद ऐप होगा, इसका बीटा संस्करण लॉन्च करने जा रही है, जिसका उद्देश्य होगा कि जनजातीय जिलों में संचार क्षमता का निर्माण को सुदृढ़ करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये करेक्ट होगा। 70 नंबर है, नेग्लेरिया फाउलेरी के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। इसे आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। पहली बात 70 का यहाँ से करेक्ट है। ये संक्रमण तब होता है जब दूषित जल नाक
के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। सेकेंड बात क्या होगी, 70 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। थर्ड, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से फैल सकता है। तीसरी बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर निकलेरिया जो है ये फाउलेरी संक्रमण गैर संचारी और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, तो गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है सिर्फ, आंसर ए यहाँ से सही होगा 70 का। 71 है, विक्रम 32 चिप से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। इसे इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ के सहयोग से विकसित किया गया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसमें कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है जो एडा प्रोग्रामिंग भाषा के लिए अनुकूलित होगा। सेकंड बात करेक्ट है भी। तीसरी बात है, ये फ्लोटिंग पॉइंट संगणना को संभालने में सक्षम होगा। तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें सही है। 71 का आंसर सी 1 2 3। 72 है, हाल ही में खबरों में रहा CEREBO क्रेबो के संबंध में विचार करना है। किससे संबंधित होगा ये संबंधित है किससे? क्रेबो जो है नामक एक इंडिजिनस हेडलैंड डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया गया है जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का पता लगाने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य होगा कि प्रारंभिक पहचान और मरीजों के परिणाम में सुधार करना और विशेषकर ग्रामीण तथा आपातकालीन परिस्थितियों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR द्वारा विकसित किया गया है ना, इंपॉर्टेंट है। और ये 1 मिनट के भीतर परिणाम उपलब्ध कराता है जिससे आपात स्थिति में तेजी से निदान संभव हो सकता है। इसमें यहाँ पर गैर आक्रामक और विकिरण मुक्त होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, जिससे यहाँ पर शिशुओं गर्भवती जो महिलाएं होती हैं और बार बार उपयोग करने के लिए सुरक्षित माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से जितने मैंने पॉइंट बताए वहां से। 72 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ब्लड मून नामक घटना के संबंध में विचार करना है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लाल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देता है। पहली बात, 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल और नीले और जो बैगनी जैसे प्रकाश हैं छोटी तरंगदैर्घ्य उसकी प्राथमिकता से प्रकीर्णन करता है और लाल और नारंगी जैसी तरंगदैर्घ्य कम प्रकीर्णित होती हैं। ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, ये घटना केवल पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान देखी जा सकती है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लड मून चंद्रग्रहण एक विशेष स्थिति में चंद्रमा की दिखाई देने वाली विशिष्ट अवस्था होती है। ये तब होता है जब पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच सीधे में आ जाता है। ठीक है, सेकंड करेक्ट है। तीसरा, यह रंग इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें चंद्रमा तक पहुंचने से पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से मुड़ जाती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस घटना के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया वायुमंडलीय अपवर्तन होती है। जैसे कि सूर्य प्रकाश पृथ्वी से टकराता है और उसकी वायुमंडलीय परत से होकर गुजरता है और प्रकाश किरणें मुड़ जाती हैं। ये अपवर्तित प्रकाश अपने नीले घटकों में रहित होकर चंद्र सतह पर पड़ते हैं। ठीक है, आंसर बी करेक्ट है। 2 और 3, पहली बात गलत हो जाएगी। 74 है, अमेरिका में NU स्केल और अर्जेंटीना CAREM जो कभी कभी समाचारों में देखा था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा ये संबंधित है 74 का सी, परमाणु लघु मॉड्यूलर रिएक्टर। सी यहाँ से आंसर होगा। इन्हीं कारखानों में बनाने और मॉड्यूल करने में के रूप में परिवहन करने और यहाँ पर कार्यस्थल को लेकर स्थापित करने को लेकर डिजाइन किया गया है। ये मॉड्यूलर दृष्टिकोण उन्हें पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में अधिक अनुकूल और सुरक्षित तेज स्थापना को लेकर योग बनाएगा। ठीक है, 75 है, पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 के बारे में विचार करना है। इन नियम के कार्यान्वयन की निगरानी मुख्य रूप से पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी द्वारा को दी जाती है। पहली बात, 75 का पहला गलत है। दूसरा, ये नियम सरकारी नियामकों और तृतीय पक्ष के संबंधी पंजीकृत जो पर्यावरणीय लेखा होते हैं उसके दोनों को शामिल करने के लिए द्विस्तरीय अनुपालन की इस प्रणाली को स्थापित करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को लेखा परीक्षा करने हेतु एक प्रमाणित सूची में अपने स्वयं के REA चुनने की अनुमति होती है। तीसरी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर निष्पक्षता सुनिश्चित करने को और किसी संभावित हितों के टकराव को रोकने के लिए परियोजनाओं को यादृच्छिक आधार पर REA सौंपे जाएंगे, जिससे क्या होता है, इसमें औद्योगिक इकाई को अपने स्वयं के लेखा परीक्षक चुनने से रोका जा सकेगा, जिसमें लेखा परीक्षक प्रक्रिया की अखंडता मजबूत होगी। तीसरी बात गलत है और पहली बात भी गलत थी। हाँ ठीक है, पहली भी गलत थी, सिर्फ दूसरा करेक्ट है, तो आंसर बी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है,
वक्फ बोर्ड के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। वक्फ बोर्ड एक विधिक इकाई है जो संपत्ति अर्जित कर सकती है और उसे धारण कर सकती है, हस्तांतरित कर सकती है। पहली बात। 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व को अनुमति देता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम ये एकीकृत वक्फ प्रबंधन, अधिकारिता, दक्षता और विकास अधिनियम होगा। इसने वक्फ बोर्डों के केंद्रीय वक्फ परिषद से जुड़ी जो बड़ी संख्या है उसमें गैर मुस्लिमों को यहाँ पर तक की बहुमत को भी शामिल करने की अनुमति दी है। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं, सी आंसर होगा। इस टॉपिक पर मैंने PT 365 जो मैगजीन है ना, वहाँ पे टॉपिक है ये वाला, और उसको लेकर के मैंने MCQs भी बनाया हुआ है। ठीक है, 2 MCQs करीब बनाया है। अभी मैं आज या कल में कराने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ोगे तो अपडेट आपको मिलता रहेगा कि कब मैं कराऊंगा। ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने इसका क्वेश्चन बनाया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो। PT 365 जो MCQs है उसका क्वेश्चन 77 है, एकीकृत पेंशन योजना UPS यूनिवर्सल पेमेंट जो पेंशन सिस्टम होता है उसके बारे में। सभी राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों UPS के लिए पात्र होंगे। पहली बात, 77 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर UPS की सिफारिश TV स्वामीनाथन समिति ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर के की थी। इसे अगस्त 2024 में घोषित किया गया था। 2 बातें आपको याद रखनी है। और 1 अप्रैल 2025 को NPS के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक वैकल्पिक पेंशन योजना के रूप में लागू किया जाएगा। ठीक है, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए UPS के लिए, तो ये बात गलत हो जाएगी, पात्र होंगे। ठीक है, पहला गलत है। दूसरी बात है, ये सुनिश्चित मुद्रास्फीति सूचकांकित सेवानिवृत्त लाभ प्रदान करेगा। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सुनिश्चित मुद्रास्फीति सूचकांक और पर्याप्त जो सेवानिवृत्ति लाभ होगा वो प्रदान करेगी। तीसरी बात है, इसे भारतीय बीमा नियामक, विनियामक और विकास प्राधिकरण रेडाई द्वारा विनियमित किया जाएगा। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है विनियमित करेगा कौन, इसे विनियमित करेगा पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA है ना कि IRDI। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है। 77 का अच्छा पूछा है कि कौन सा गलत है ना, तो 1 और 3 गलत है, 2 बातें गलत हैं इसकी भी। 78 आते हैं, NESPARKS कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या, देखो ये पता होना चाहिए मुझे है क्या, तब तो मैं इसका प्राथमिक उद्देश्य बता पाएंगे क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो है ये अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता पहुंच को ज्ञान के लिए एक पूर्वोत्तर छात्रों का कार्यक्रम है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से C सही आंसर होगा। ठीक है, कार्यक्रम छात्रों को बेंगलुरु में स्थित इसरो के केंद्र के भ्रमण के माध्यम से अंतरिक्ष अनुसंधान में अन्वेषण को भारत की प्रगति का गहन अनुभव करके प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 79 है डिजिटल पहल और यहाँ पर कार्य सभासार क्या होगा, ये जो ग्राम सभा के कार्य जो कार्यरत होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए यही उपकरण होगा। पहली बात सही है। दूसरी बात है स्वामित्व क्या है, स्वामित्व को लेकर के मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, जो किस में बनाया था, मैंने साथ डेली टारगेट में कराया क्वेश्चन वो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो सब टारगेट भी। इसलिए मैं कहता हूँ एक एक चीज़ों को फॉलो करो, कैसे UPSC में क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जरा चीज़ों को देखो कैसे चीज़ की जा रही है, कैसे क्या है, और उसके बाद अपने लिमिटेड चीज़ों को क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे मैं टॉपिक देता जा रहा हूँ, उसके बाद मैं लिमिटेड चीज़ें करके आपको MCQs भी बना देता हूँ उसके। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये पता चल जाता है कि मैंने कितनी चीज़ें आज दिन भर में पढ़ी है ना, इंपॉर्टेंट बन जाती है चीज़ वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोनों टारगेट जो है फॉलो करना है। दोनों टारगेट मतलब एक में आपको टारगेट देता हूँ और दूसरे में आपको यहाँ से क्वेश्चन देता हूँ। पहले मैं भी क्वेश्चन देता हूँ सुबह वाले में, जिसमें करंट अफेयर्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो स्वामित्व जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी के लिए गाँव का जो सर्वेक्षण है, मानचित्रण है, उस योजना को तो यहाँ पर कराया गया था, तो इसके बाद में सही हो जाएगा। ग्राम स्वराज ये व्यापक एप्लीकेशन नियोजन बजट लेखा निगरानी पोर्टल होगा। ठीक है, और इसमें परिसंपत्ति प्रबंधन और ऑनलाइन भुगतान जैसे प्रमुख मंच को एकीकृत करेगा ये। ठीक है, तो ये बात यहाँ से वाईफाई लेगा तो गलत हो जाएगा। 2 बातें इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन 80 क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास योजना के बारे में विचार करते हैं। ये योजना का क्रियान्वयन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा किया जाता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सेकेंड बात है इस योजना का उद्देश्य STEM मतलब विज्ञान साइंस हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी। ठीक है, E मतलब इंजीनियरिंग, M मतलब चिकित्सा है ना, मेडिकल, और मैथ मतलब गणित। ठीक है, इन क्षेत्रों की भारत की मानव संसाधन से जुड़ी सुदृढ़ करना होगा। बात सही है, इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है ये योजना केवल राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और प्रतिष्ठित संस्थानों पर लागू होगा। तीसरी बात गलत हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर
ये योजना देश भर के सभी अनुसंधान और विकास संस्थान जो होंगे, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, उसकी प्रतिष्ठा संस्थान पे विश्वविद्यालय में शामिल किए जाएंगे। तो ये बात गलत होगी, 1 2 करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सभी में लागू होंगे। यहाँ पर कुछ बोला इसमें तो उसमें नहीं, ठीक है, बोला कि प्रतिष्ठित संस्थान और कुछ महत्व को, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई टर्म कंडीशन इसमें नहीं थी। 81 है, कथन 1, कथन 2 बोले कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न शामिल है। पहली बात 81 का यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत वैश्विक स्तर पर जो तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम रूप में उभरा, जहाँ 100 से अधिक यूनिकॉर्न मौजूद होते हैं। ये बात सही है, लेकिन भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा, तो इस वजह से ये वाली बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा है ना। सेकेंड बात है, यूनिकॉर्न वह निजी स्टार्टअप्स कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। आंसर हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा सही है, तो 81 का करेक्ट आंसर डी यहाँ से सही होगा। 82 वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत को 139 अर्थव्यवस्थाओं को 38वां स्थान दिया गया है। पहली बात यहाँ से 82 का करेक्ट है। निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत सर्वोच्च स्थान पर होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। भारत मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्र में अग्रणी नवप्रवर्तक होगा। तीसरी बात यहाँ से ये के भी करेक्ट है। तीनों बातें क्या है, 82 का करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, 82 का। 83 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। क्रिसिल द्वारा थाली सूचकांक का उपयोग करते हुए किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि 50% ग्रामीण और 20% शहरी भारतीय दिन में 2 समय का संतुलित भोजन नहीं कर सकते हैं। पहली बात, 83 का पहला स्टेटमेंट एकदम सही बात है, सही बात बोल रहा है। सेकेंड, थाली सूचकांक केवल कैलोरी सेवन को मापता है और पोषण संस्कृति को ध्यान नहीं रखता है। ये बात गलत हो जाएगी, वो भी ध्यान रखता है। यह दृष्टिकोण परिच्छेद वंचना को उजागर करता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता पर प्रकाश डालेगा। यह भी बात करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से सी नंबर स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि 2 और 3 में एक यहाँ पर सही व्याख्या कर रहा है कथन 1 की, क्योंकि यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो 3 यहाँ पर व्याख्या कर रहा है 1 की, तो सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 84। समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला शब्द स्नैपबैक मैकेनिज्म निम्नलिखित पर विचार किसको संदर्भित करता है, बताना है आपको। आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर। ये संयुक्त व्यापक कार्य योजना के तहत एक प्रावधान है जो प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण और गैर निष्पादन के मामले में ईरान और संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिबंध है उसको फिर से लागू करने में सक्षम बनाता है। बी क्या होगा यहाँ से 84 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये पहल है, ये संयुक्त व्यापक कार्य योजना है, उसकी किसी भी भागीदार देश को ईरान द्वारा महत्वपूर्ण गैर निष्पादन किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को पुनः लागू करने की अनुमति देता है। 85 है, हाल ही में खबरों में रहे कोकराझार, गुलेफू और वानरहाट समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित होंगे। आंसर हो जाएगा 85 का, ये संबंधित हैं भूटान के साथ। यहाँ पर भारत की सीमा पर रेल संपर्क है एक तरह से, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट होगा, आंसर होगा। गुलेफू लगभग समस्या भूटान से 700 किलोमीटर भारत की भूटान की सीमा पर स्थित प्रमुख निर्यातक आयात केंद्रों का। गुलेफू को माइंडफुलनेस सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। भूटान सरकार द्वारा समस्या को एक औद्योगिक शहर के रूप में भी विकसित किया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिससे यहाँ पर भारत भूटान को व्यापार करने में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 85 का ए करेक्ट है। 86 भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन के मिशन के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ये बोला है इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता हासिल करना है, जिसमें घरेलू खपत और निर्यात दोनों शामिल होंगे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ग्रीन हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम इस मिशन का एक घटक होगा जो पूरी तरह से हरित हाइड्रोजन उत्पादकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी प्रदान करने पर केंद्रित होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम केवल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों को प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान पर केंद्रित नहीं है, गलत होगा। तीसरी बात है, इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की लागत को $1 प्रति किलोग्राम से भी कम करना, जिससे यह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पे यद्यपि मिशन का प्राथमिक लक्ष्य जैविक जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक प्राप्त करने के लिए लागत
में उल्लेखनीय कमी लाना। आधिकारिक लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की लागत को $2 प्रति किलोग्राम तक लाना, ना कि $1 प्रति किलोग्राम। सिर्फ एक बात यहाँ से करेक्ट है 86 का। 87 आते हैं। हाल ही में खबरों में रही सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 87 का चीनाब नदी सही आंसर होगा। सावलकोट जल विद्युत परियोजना 1856 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर, जिसमें नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर बहुत कम या नगण्य जल भंडारण होता है। इसमें जल विद्युत परियोजना है जो जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी के अंतर्गत परियोजना में स्थित होगी, मतलब यहाँ पर एक परियोजना पश्चिमी नदी पर स्थित होगी। 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत बांस को एक वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसके तहत इसकी कटाई प्रतिबंधित होगी। पहली बात 88 का पहला गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय अधिनियम यहाँ पर 1927 में संशोधन के बाद बांस को अब वृक्ष की श्रेणी में नहीं रखा गया। इसके अलावा ये कटान पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। भारत का पहला बांस आधारित बायोथेनॉल संयंत्र असम में गोलाघाट में स्थित होगा। ठीक है, सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, बांस से उत्पादित यहाँ पर बायोथेनॉल का उपयोग केवल गैरोसिन में योजक के रूप में कर सकते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि बायोथेनॉल का एक उच्च ऑक्टेन जैव ईंधन होता है। ठीक है, जो मक्का, गन्ना, अनाज, बांस, सब्जी और सेब सब में यहाँ पर उत्पादित कर सकते हैं इसको, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है आंसर, एक बात सही है इसकी 88 की। 89 नंबर है UNICEF यूनिसेफ की चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार बच्चों और किशोरों में मोटापा वैश्विक स्तर पर कम हो रहा है। ठीक है, पहला 89 का पहला बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 से 19 वर्ष के बच्चे हैं उसमें वैश्विक मोटापे की प्रचलन दर जो है ये 9.4% है और कम वजन 9.2% से अधिक है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। गरीब इलाकों में बच्चे अमीर और धनी समान वर्गीय साथियों की तुलना में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के संपर्क में कम आते हैं। सेकेंड बात यहाँ से सही होनी चाहिए ये। सेकेंड बात यहाँ से पहला तो गलत हो गया, सेकेंड बात यहाँ से गलत हो गई भी, क्योंकि गरीब बच्चे में अमीर धनी समान वर्ग के साथियों की तुलना में अस्वस्थ खाद्य पदार्थ जो प्रदर्शन होते हैं, जैसे कि शर्करा वाले अनाज, नाश्ते, मीठे पेय, उससे प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। गलत हो गया भी बात। तीसरा, अधिकांश देशों में स्कूली भोजन के लिए अनिवार्य पोषण मानक होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि कानूनी सुरक्षा कमी अध्ययन के यहाँ पर किए गए 202 देशों में केवल यहाँ पर 18% देशों ने स्कूल के खाद्य पदार्थों के लिए अनिवार्य पोषण मानक बताया है। ठीक है, और 19% देशों में अस्वस्थ खाद्य जो पदार्थ में शर्करा युक्त पेय पदार्थों पर राष्ट्रीय कर भी लगाए हैं। तो ये सब बात याद रखना है, तीनों बातें यहाँ से गलत हैं। इसकी आंसर सही पूछा तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर है 90 नंबर निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। भारत ने वर्ष 2025 में सतत विकास लक्ष्य SDG नहीं SDG होना चाहिए यहाँ पर सूचकांक में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। पहली बात 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। वर्तमान में भारत की औसत जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष पहुंच गई है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जीवन प्रत्याशा जो है ये 70 वर्ष है, जो 73.63 वर्ष लक्ष्य है जो उससे कम होगी। गलत हो जाएगी। हाल ही में भारत ने 100% का सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज हासिल कर लिया है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर टीकाकरण 93.23% के उच्च स्तर पर होने के बावजूद टीकाकरण कवरेज अभी तक 100% का सार्वभौमिक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका तीसरा गलत है, दूसरा भी गलत है, पहली बात यहाँ से सही है। तो देखते हैं इसको। आंसर हो जाएगा डी। ना तो 2 सही है ना तो 3 सही है, पहला सही है। पहले का पर चेक नहीं किया गया, लेकिन ये बात आंसर होगा डी। 91 है निम्नलिखित जो यहाँ पर सैन्य अभ्यास है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। सैन्य अभ्यास में पहला यहाँ पर बोला है वज्र प्रहार, जापाड़, युद्ध अभ्यास, मालाबार, मित्र शक्ति। इनमें से कितना भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व पक्षीय अभ्यास होंगे? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर ये सभी है ना, 1 2 3 5, लेकिन 4 मित्र शक्ति नहीं होगा। याद रखना है मित्र शक्ति क्यों नहीं होगा। देखो मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है ना। देखो कैसे आपको याद करना है, यहाँ पर बोला त्र मित्र और श्रीलंका का श्री, ऐसा है ना, दोनों में सरा त्र आ रहा है, ऐसा करके आप मान सकते हो श्रीलंका। अगर याद करने को कुछ थोड़ा तरीका होगा तो डी करेक्ट है, बाकी याद होगा तो ठीक है। 92 रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में विचार करना है। एजुकेट गर्ल्स रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला एक भारतीय महिला
पहला भारतीय संगठन होगा। पहली बात 92 का करेक्ट है, सही बात है। सेकंड बात है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य हेतु रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 सम्मानित शाहिना अली बांग्लादेश से हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2025 में अन्य पुरस्कारों में प्राप्तकर्ता में पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए मालदीव की शाहिना अली तथा निर्धन और वंचित समुदाय के सशक्तिकरण के लिए फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलावेना शामिल होंगी। गलत हो जाएगी, ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। 93 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संबंध में विचार करना है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी होगी। पहली बात 93 का यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की मेजबानी दुबई द्वारा की गई है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। 94 हाल ही में भारत ने अपना पहला ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर किस परिसर में लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर IIT दिल्ली अबू धाबी, यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी सितंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा के दौरान IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर में उद्घाटित किया गया था। यह केंद्र अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया है और युद्ध नवाचार उद्यमिता और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल होगी। क्वेश्चन नंबर 95 है, भूतापी ऊर्जा के संबंध में विचार करना है। भूतापी संयंत्र में ईंधन की कोई लागत नहीं होती है और केवल परिचालन तथा अनुरक्षण से संबंधित व्यय होता है। पहली बात 95 का यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में 500 से अधिक गर्म जल स्रोतों में मानचित्रण किया, जिसके विकास को नई यह नीति प्रोत्साहित करती है। सेकंड बात 95 का सेकंड बात यहाँ से गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीय भूवैज्ञानिक ने देश भर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 89 डिग्री सेंटीग्रेड सतही तापमान वाले कुल 381 गर्म जल स्रोतों का मानचित्रण किया है और नई नीति इन भूतापी संसाधनों को अन्वेषण और विकास को समर्थन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। सेकंड बात गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। 96 है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में विचार करना है। ये यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 10वां स्थल होगा। पहली बात 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2009 में इसे राष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और अब ये वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 13वां स्थल बन गया है, तो गलत हो जाएगी बात। सेकंड बात है, इसमें पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा किब्बर वन्यजीव अभयारण्य शामिल होंगे। सेकंड बात क्या होगी, 96 का जो सेकंड बात है यहाँ से ये करेक्ट है। ये हिम तेंदुआ और हिमालयी आइबेक्स जैसे दुर्लभ वन्यजीव के लिए जाना जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, आंसर 2 और 3 यहाँ से सही है, तो 96 का बी। 97 है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के संबंध में विचार करना है। कौन सा गलत होगा, यहाँ पे जो गलत होगा आंसर 97 का ये हो जाएगा डी। ये केवल क्रिटिकल मिनरल जो पर संपत्ति के लिए घरेलू खनन पर ही केंद्रित होगा। डी यहाँ से सही है, मतलब गलत पूछ रहा है उसके लेकर सही है ये, है ना, गलत बोला तो ये बात गलत तो है ही, लेकिन कौन सी गलत है ये पूछ रहा है, राइट। तो डी यहाँ से क्या होगा, 97 का गलत आंसर होगा ये, ठीक है, क्योंकि यह मिशन केवल घरेलू खनन पर केंद्रित नहीं है, बल्कि वास्तव में NCMM मतलब जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है उसमें भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लेकर के निजी क्षेत्र के विदेशों क्रिटिकल खनिज पर संपत्ति के अधिग्रहण उसको लेकर के प्रोत्साहित करेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित किया जा सके और आयात निर्भरता को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करना है। भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल 2 स्थल होंगे। 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर चिल्का झील को वर्ष 1993 में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, किंतु वर्ष 2002 में इसे हटा दिया गया है, अतः ये वर्तमान में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। पहली बात गलत होगी। सेकंड, लोकटक झील भारत का पहला रामसर स्थल था। सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर भारत का प्रथम रामसर स्थल 1981 में चिल्का झील था, उड़ीसा केवलादेव, ठीक है, तो ये बात गलत होगी। और उड़ीसा का केवलादेव राजस्थान में ये सब थे। तीसरी बात है, गोकुल जलाशय जो उदयपुर झील रामसर के तहत शामिल नवीनतम स्थल होगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में बिहार के बक्सर स्थित गोकुल जलाशय तथा पश्चिम चंपारण में स्थित उदयपुर झील को नए रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ये बात करेक्ट है, एक बात इसकी सही है, केवल एक का मतलब 3 बातों में एक बात यहाँ से सही है। 99 द्वितीय पीढ़ी 2G के इथेनॉल के संबंध में विचार करना है। भारत में पीढ़ी
नृत्य पीढ़ी 2G के इथेनॉल है उसके निर्यात की अनुमति नहीं है। पहली बात 99 का यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 24 सितंबर 2025 को सरकार ने निर्यातों के लिए नियम में संशोधन करते हुए नृत्य पीढ़ी के इथेनॉल को निर्यात की अनुमति प्रदान कर दी थी। सेकंड बात है, इसमें कृषि तथा काष्ठ अवशेष, घास और शैवाल जैसे कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। सेकंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, 99 का बी। लास्ट क्वेश्चन होगा 100। वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2025 के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन जो हो जाएगा 100 का, ये हो जाएगा एक विगत वर्ष में भारत के समग्र शांति स्तर पर गिरावट आई है ना। विगत एक वर्ष में भारत के समग्र शांति स्तर में गिरावट आई, तो ये बात गलत है इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके समग्र वैश्विक शांति सूचकांक है, इसमें प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें शांति, सुरक्षा और संघर्ष संबंधित 23 गुणात्मक जो मात्रात्मक संकेतक के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। ये 2025 में वर्ष रिपोर्ट में 163 देशों का आकलन किया गया था, जो विश्व की लगभग संपूर्ण जनसंख्या को कवर करता है, ठीक है, लगभग बोल रहे हैं, याद रखना है। और आइसलैंड का वर्ष 2008 में लगातार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जो हिंसा अपराध को लेकर के सैनिकरण अत्यंत निम्न स्तर पर दर्शाता है, आइसलैंड, ठीक है। और 2025 की रैंकिंग में भारत 115 स्थान पर है, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 100 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जितने भी टॉपिक थे, टॉपिक से क्वेश्चन जो थे यहाँ पर, वो सब हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए, ठीक है। और 100 क्वेश्चन यहाँ से खत्म होगा टेस्ट नंबर 15 के भी, और टेस्ट नंबर 16 भी होगा संडे को। तो मैं आपको संडे को शाम को तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन मंडे को मैं आपको मॉर्निंग में वो टेस्ट का पहला पार्ट आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। बाकी आपको डेली टारगेट से जुड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये भी नहीं कि वो PYQ क्वेश्चन है, PYQ नहीं है, वो क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन निकाल करके वहाँ पर फ्रेम किए गए हैं। एक बार आप देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो, ठीक है। बाकी एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।